हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूली। और हमारे पास फ्रेंड्स कुछ दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपकमिंग जो प्रीलिम्स यूपीएससी का है 2020 का, उसके लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की जाए। उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स से, हम उनको सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कुछ टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, जो आज का पहला टॉपिक है वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ईसीएफ जिसे बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये न्यूज़ में क्यों था। आप लोगों को याद होगा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक टसल चल रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आरबीआई से कह रही थी कि वो अपना जो उसका नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट प्रॉफिट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करे। तो ये इसका बैकग्राउंड था। तो अब इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखिए कि आप जो आरबीआई के पास एक तो सबसे पहली बात है कि पैसा आता कहाँ से, जो इनका प्रॉफिट होता है। तो आरबीआई के पास जैसे एक तो ये बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग करती है, उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो फॉरेन करेंसी होती है उस पे एसेट मिलते हैं, फॉरेन करेंसी पे उसको रिटर्न्स मिलता है। तीसरा, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करती है तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है आरबीआई और उसका उसे रिटर्न मिलता है। तो ये सब चीज़ें मतलब इनसे आरबीआई के पास पैसा आता है। अब आरबीआई के पास जब पैसा आता है, आरबीआई का कुछ खर्चा भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा। जैसे स्टाफ एक्सपेंडिचर हो गया, मान लीजिए इसका। इसे आएगा ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं इसको। हो सकता है इसको कि अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस आ जाए, कैसे, जैसे डेट लॉस हो जाए इसको। तो क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, इसे क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। जैसे अगर मान लो नई करेंसी प्रिंट करनी है तो प्रिंटिंग करेंसी में भी खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स, अब आरबीआई का जो प्रॉफिट होता है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर भी है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करे। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, ये आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से जो पैसा मांगती है तो उसके लिए कोई लीगल बेसिस है या नहीं, या कोई उसका कोई प्रोविज़न है नहीं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। सबसे पहला जो ये है कि इसका कोई लीगल बेसिस है नहीं, या लीगल बैकिंग अप है कि नहीं। तो दोस्तों, हमारे पास एक आरबीआई एक्ट 1934 है और उसका एक सेक्शन 47 है। ये काफ़ी न्यूज़ में था तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। सेक्शन 47 ये क्या कहता है कि जो आरबीआई है अपना नेट प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। अब लेकिन ये नहीं लिखा कि कितना ट्रांसफ़र करेगी, ये क्लियरली मेंशन नहीं है, क्योंकि आरबीआई को कुछ पैसा अपने पास रखना है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम कमिटीज़ बनती रही है कि आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले जैसे 2004 में एक कमेटी बनी थी, ये कमेटी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जैसे ऊषा थोराट कमेटी बनी थी एक, और इस कमेटी ने कहा है कि जो आरबीआई का जो टोटल एसेट है उसका 18% रख के बाकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जब ये पावर में आई, तो उसने 2014 में एक कमेटी बनाई, मालेगांव कमेटी। और इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी कि आरबीआई का जो एनुअल प्रॉफिट है
उसका 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो 2013 तक तो 18% आरबीआई रखती थी अपने पास, लेकिन 2014 से आरबीआई जो अपना उसका एनुअल प्रॉफिट होता था वो उसका 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रही थी। लेकिन अब ये 2013 तक जो आरबीआई का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कंटेंशन था कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आरबीआई के पास, वो भी उसका भी कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रिव्यू कमेटी। हेडेड बाय विमल जालान। अब ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है क्या? इकोनॉमिक कैपिटल उसको बोलते हैं जो आरबीआई जो पैसा अपने पास रखती है। मैंने बताया ना कि आरबीआई को हो सकता है बहुत सारे रिस्क हो, और उन रिस्क को काउंटर करने के लिए आरबीआई जो पैसा रखेगी, कौन कौन से रिस्क, जैसे मैंने बताया ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क होता है, एक्सेट्रा। तो इन रिस्क के लिए जो आरबीआई अपने पास जो पैसा रखेगी उसे बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। और कितना रखेगी, तो जो मेथोडोलॉजी, जिस मेथोडोलॉजी से ये कैलकुलेट करेंगे उसे बोलेंगे फ्रेमवर्क, यानी तो पूरा हो जाएगा ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो अब इन्होंने गवर्नमेंट ने नवंबर 2018 में एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रिव्यू कमेटी बनाई, हेडेड बाय विमल जालान। अब इसके रिकमेंडेशंस देखते हैं कि इस कमेटी ने फिर क्या कहा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये आप लोगों को ये बताऊं कि विमल जालान कमेटी ने क्या कहा, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रिव्यू कमेटी बनाई, इसके पीछे इनका कंटेंशन क्या था। एक तो ये था कि जो इसका आरबीआई का जो एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए, लेकिन अब वो कितना था, किस बेसिस पे कहा उन्होंने ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारी आरबीआई है, दिस इज द मोस्ट कैपिटलाइज्ड बैंक, मोस्ट कैपिटलाइज्ड बैंक, और इसके पास 26% ऑफ जो टोटल एसेट है वो है, टोटल एसेट ऑफ आरबीआई का 26% ये होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन जो और दूसरे सेंट्रल बैंक्स की हम कंपैरिजन करें तो वो कितना करते हैं, 10 to 14%। तो उनका ये कंटेंशन था कि अब इसको इतना पैसा नहीं रखना है आरबीआई को। तो अब विमल जालान कमेटी पे आते हैं। तो विमल जालान कमेटी आई तो उन्होंने ये कहा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे है ना, कोई लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेट डाउन कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है कि आरबीआई को या सेंट्रल बैंक्स को कितना पैसा होल्ड करना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और सभी सेंट्रल बैंक्स ये अपने हिसाब से मैनेज करती है। तो अब विमल जालान कमेटी ने ये कहा कि उनके हिसाब से जो उन्होंने मेथोडोलॉजी अप्लाई करके जो कैलकुलेट किया, उन्होंने ये कहा है कि जो आरबीआई को जितना पैसा रखना है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी टू द ट्यून ऑफ 20.8% से लेकर 25.4%, यानी इस रेंज में जो आरबीआई है वो पैसा रख सकती है, और बाकी पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है। आइए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में क्यों था, आप लोगों को याद होगा कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स को क्या था, मर्ज किया था।
तो जब बैंक्स मर्ज किए तो जो छोटे छोटे बैंक्स थे वो काफ़ी बड़े हो गए। तो अब ये वहाँ से आता है सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का कंसेप्ट। तो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स कौन से होते हैं? इन बैंक्स को कहा जाता है TBTF, यानी टू बिग टू फेल। यानी ये ऐसे बैंक्स होंगे जो इनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और ये बैंक्स बहुत कम फेल होंगे ही नहीं ये फेल। तो 2011 में बेसल कमेटी बनी थी, बेसल कमेटी इंटरनेशनल लेवल पे, और इसने कहा था कि ग्लोबल लेवल पे सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स बनने चाहिए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स बनाए, DSIBs। तो अब किसी भी बैंक को ये सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स घोषित कब करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज लेट डाउन किए गए हैं। क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो इन बैंक के पास जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 2% और मोर देन 2% ऑफ GDP। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन मेन क्राइटेरिया ये है। दूसरा है जैसे इंटरकनेक्टेडनेस कितना है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कितनी अच्छी फंक्शनिंग कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल अभी तक हमारे कंट्री में 3 बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स घोषित किया गया। कौन कौन से हैं? एक तो SBI, एक ICICI और तीसरा HDFC। यहाँ से आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि इसमें पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के बैंक्स हो सकते हैं। जैसे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया। फ्रेंड्स, ये जब ये कंसेप्ट आ रहा था, जब ये बैंक्स मर्ज हो रहे थे, तो जो एक्सपर्ट्स थे हमारे बैंकिंग सेक्टर के, उन्होंने कहा कि जो ये ऐसा बैंक्स क्रिएट जो कर रहे हैं TBTF, यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट जो बैंक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी नीड टू वरी अबाउट। अब ऐसा क्यों? देखो, आपको एट द प्राइमा फेसी ये लग रहा होगा कि अगर ऐसे बैंक्स बन रहे हैं जो विच आर टू बिग टू फेल, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें है ना हमें कोई चिंता जताने की क्या ज़रूरत है। तो उनका ये कंटेंशन है एक्सपर्ट्स का कि वो कह रहे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बैंक्स बन जाएंगे जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होंगे, TBTF होंगे, तो ये हो सकता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट इनको बिल्कुल फेल नहीं करेगी। अगर कैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट तुरंत कैपिटलाइज कर देगी। तो कह रहे हैं अगर बहुत सारे ऐसे बैंक्स बन जाएंगे तो इन बैंक्स में मार्केट इनडिसिप्लिन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी जब ये बिल्कुल एश्योर हो जाएंगे कि नहीं, गवर्नमेंट तो उनको सपोर्ट करेगी, तो मार्केट इनडिसिप्लिन आ सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि जब लैंडिंग करते टाइम लैंडिंग नॉर्म्स को ज़्यादा एडहियर ना करे, फॉलो ना करे। बड़े बड़े लोन मतलब किसी को भी दे दे, उसमें अपनी मर्जी से लैंडिंग करने लगे, तो हो सकता है उनमें मार्केट डिसिप्लिन आ जाए। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि जो बैंक्स तो मर्ज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की भी ज़रूरत है फॉर दीज बैंक्स। कौन से? फॉर DSIBs, यानी सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक के लिए। ये तो आज का दूसरा टॉपिक। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। आज का थर्ड टॉपिक है, एक इंडेक्स है, इसे बोलते हैं बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स। ये भी न्यूज़ में था, ये जो बैंक्स मर्ज हो रहे थे इनकी वजह से था। तो ये बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स है क्या? तो ये इंडेक्स है कि जैसे मान लीजिए, ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए एक बैंक स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस बैंक है, डिस्ट्रेस्ड बैंक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तो एक बैंक के डिस्ट्रेस होने से और कितने बैंक्स हैं वो डिस्ट्रेस हो जाएंगे। यानी ये इंटरकनेक्टेडनेस को शो करता है कि एक बैंक का, अगर कोई एक बैंक डिस्ट्रेस है तो उसका इम्पैक्ट जो है कितने बैंक से पड़ता है।
तो उसे बोलेंगे, इसे दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर या बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स हमारा हाई है तो इसका मतलब एक बैंक के डिस्ट्रेस होने से ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इसमें बहुत सारे बैंक्स और डिस्ट्रेस हो जाएंगे। और अगर बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स हमारा कम है, इसका मतलब अगर एक बैंक डिस्ट्रेस हो रहा है तो कब हो सकता है आगे कि बहुत इसकी वजह से, इसके इम्पैक्ट से कम बैंक्स डिस्ट्रेस में आए। तो दिस इज एक्चुअली शोइंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बैंक्स। तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है? हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि जो बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स है वो कम हो। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी करंट अफेयर सीरीज़ में और मैंने आपको उसमें स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ाया था और उसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी कि इसमें हमें लॉन्ग टर्म जो लोन्स है उन पे इंटरेस्ट रेट कम करना है और दूसरा हमें मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन करना है। ये जो सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमको वी हैव टू स्टिमुलेट आवर इकोनॉमी, यानी हमें स्लो डाउन से लड़ना है और हमें अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है। उसके लिए हमें ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो उसी डायरेक्शन में एक मेजर और लिया गया LTRO का, यानी लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, RBI टाइम टू टाइम है ना, जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक्स है जो प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, RBI उनको अडोप्ट कर रहा है टू फाइट इकोनॉमिक स्लो डाउन। जैसे मैंने जो बताया था स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, या जिसे मैंने ऑपरेशन ट्विस्ट कहा था, ये अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उससे लिया गया था। और फिर ये जो LTRO है, लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस है, ये कंसेप्ट उन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक से लिया है। ये जब 2008 में जब एक इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस चल रहा था, तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए LTRO का यूज़ किया था। उस टाइम LTRO में जो R था वो रिपो ऑपरेशन, रिपो की जगह रीफाइनेंसिंग यूज़ किया उन्होंने, रीफाइनेंसिंग। तो अब जान लेते हैं कि LTRO है क्या। तो LTRO मतलब लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस। तो रिपो आप लोगों को पता है, रिपो रेट। रिपो रेट वो रेट होता है, जैसे यहाँ पे RBI है, यहाँ पे बैंक्स है। तो जब बैंक्स RBI से पैसा लेती है तो इसको बैंक्स को कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है RBI के पास, और जिस इंटरेस्ट पे RBI बैंक्स को पैसा देते हैं उसे बोलते हैं रिपो रेट। और ये फ्रेंड्स जो ये लैंडिंग होती है RBI, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कितना होता है? 1 to 28 डेज। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी इकोनॉमी में है फिलहाल अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि अगर जब RBI जो रेट्स घटा रही है, बैंक के रेट घटा रही है, तो जो बैंक्स है वो कंज्यूमर्स को उसका बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो उसका कंटेंशन क्या है? बैंक्स क्या कहते हैं? बैंक्स ये कहते हैं कि जो आप जो घटा रहे हो इंटरेस्ट रेट, वो रिपो रेट पे घटा रहे हो। और रिपो रेट क्या है? बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और जो रिपो रेट पे हम जो पैसा ले रहे हैं आपसे, वो तो एक बहुत कम पैसा है।
मिनिस्क्यूल अमाउंट में है। तो इसकी वजह से है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। तो बैंक्स ये कहती है कि आप है ना हमें लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दीजिए और वो भी कम इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट रेट कम हो। तो आरबीआई उसके लिए फिर ये एलटीआर ऑपरेशन लाई है। तो इसमें क्या है कि जो लोन दिया जाएगा उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा, और क्या होगा, वो रिपो रेट पे मिलेगा, लेकिन ड्यूरेशन उसका कितना होगा, 1 to 3 years। तो ये है फ्रेंड्स। और कितना कहा आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा कि हम इसके थ्रू 1 लाख रुपए, 1 लाख 1 लाख करोड़ इतना पैसा इंजेक्ट करेंगे इनटू द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 4 टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।